हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग जरा देखने वाले हैं कि इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इनफैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इसके कंसेप्ट समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपसे 4 से 5 मार्क यहाँ पे फिक्स्ड हो जाते अगर आपने इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छी तरह से किया तो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मीन बाय इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन देखो, आज के वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है एंड हाउ टू कैरी आउट द कैलकुलेशंस फॉर इंपिरिकल फॉर्मूला। लेकिन बच्चों इससे पहले हम लोग जरा देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर होता है, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो जरा देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है लेकिन डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग तो पहले तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आपके डेफिनेशन क्लियर हो जाते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पे लिखने वाला हो इंपिरिकल फॉर्मूला। पहले तो सभी को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, दैट रिप्रेजेंट व्हाट योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बच्चों अगर मैंने शुरुआत की एकदम सिंपल तरीके से, दैट इज नथिंग बट योर C2H6, ये आपका होता है इथेन मॉलिक्यूल। अब ये जो इथेन मॉलिक्यूल है इसमें कितने कार्बन एटम है बच्चों, आप सही तरीके से देख रहे हो, यहाँ पे दो कार्बन एटम है और हाइड्रोजन टोटल 6 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स मैंने यहाँ पे लिखे, इट इज नथिंग बट द 2:6। नंबर ऑफ एटम्स का रेशो कितना आ गया, कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो आ गया 2:6। लेकिन बच्चों ये तो एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम है और हाइड्रोजन है। लेकिन बच्चों अगर मैंने इसका ले लिया सिंपल होल नंबर रेशो, अच्छा इसका सिंपल होल नंबर रेशो, आई रिपीट होल नंबर लेना है, कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन में आपको जाना नहीं है। तो इसका अगर मैं सिंपल होल नंबर रेशो लिया तो ये आता है 1:3 आता है, मतलब 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन आ गए, और यही आपका क्या बन जाता है इंपिरिकल फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों। अगर बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे H2O2, इस तरह से लिखा, H2O2 इज नथिंग बट योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है बच्चों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यू विल कम टू नो देयर 2 हाइड्रोजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका जो नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशो है 2:2 है, लेकिन इसका सिंपल होल नंबर क्या आ सकता है बच्चों। इसका सिंपलेस्ट वे में लेके चलो, इसका सिंपलेस्ट वे में तो आपका आता है 1 and 1, तो इसका फॉर्मूला बन गया इंपिरिकल फॉर्मूला। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, H1O1 इस तरह से आ जाता है आपका, क्योंकि 1 लिखने की आपको वैसे भी जरूरत है। तो व्हाट यू विल कम टू नो, यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, एक H और एक O आ गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हम लोग देखेंगे, दैट इज नथिंग बट योर C6H12O6, ऐसा लिख दिया बच्चों मैंने, C6H12O6। नाउ व्हाट यू विल कम टू नो, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, हाइड्रोजन एटम 12 हो गए, और ऑक्सीजन एटम कितने हो गए आपके 6 हो जाते हैं बच्चे। इसका वंस अगेन अगर मैंने सिंपल होल नंबर रेशो लिया, सबको मैंने भाग दिया किससे, तो 6 नंबर से मैंने उसको डिवाइड कर दिया ताकि मुझे सिंपल होल नंबर रेशो मिले। तो व्हाट यू विल कम टू नो, इसका सिंपल होल नंबर रेशो CH2O आता है, 6 से डिवाइड कर दिया, तो 6 से डिवाइड करने के बाद आता है आपका सिंपल होल नंबर रेशो। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है इनका आपको क्या लेना है, सिंपल होल नंबर रेशो आपको लेना है, एंड दैट इज नथिंग बट योर इंपिरिकल फॉर्मूला। और यही तो लास्ट वाले डेफिनेशन में आपने देखा होगा, द इंपिरिकल फॉर्मूला गिव्स द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, ओके, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल होल नंबर रेशो में दे रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट योर इंपिरिकल फॉर्मूला हो जाता है बच्चों। नाउ यहां पे हम लोग रुकेंगे नहीं, यहां पे कुछ कंसेप्ट को और जरा देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, जरा देखना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला में तो आप लोगों कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला आप लोग ढूंढ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अतरंगी एग्जांपल आपको पूछा थे जहां पे आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। जैसे कुछ एग्जांपल आपने यहाँ पे ले लिया बच्चों, जैसे मैंने लिखा CH3COOH, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है बेटा। अगर आपको एसिडिक एसिड के बारे में पूछा गया, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे रखना, यहाँ पे जो एटम्स है वो बिखरे हुए हैं, मतलब यहाँ पे टोटल कार्बन कितने
कितने तरह का कार्बन कार्बन एक जगह पे नहीं, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे आइटम्स एक जगह पे लेने। जैसे बच्चों यहाँ पे कार्बन कितने, 2 कार्बन है, मतलब आप उसका क्या बनाओ, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, मतलब कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन आ गए और 2 ऑक्सीजन आ गए। तो बेटा ये कार्बन कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 4 आ गए, ऑक्सीजन 2 आ गए। तो आप क्या करो, अब इसका सिंपल होल नंबर रेशो निकालो। इसका सिंपल होल नंबर रेशो कुछ इस तरह से आ जाता है। सही है ना बच्चों, सही है, एकदम सही है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप लोग हमेशा बुरी तरह से फंस जाते हो बच्चों, H2SO4। H2SO4 में बच्चों जरा देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स आते हैं 2, यहाँ पे आता है सल्फर 1। देखो इंडिविजुअल आइटम को कंसीडर करो, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और ऑक्सीजन कितने बेटा, ऑक्सीजन तो 4 हो गए। नाउ दिस नंबर इज ऑलरेडी सिंपल होल नंबर रेशो में है, जबकि कई बच्चे उसको 2 और 4 को डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 4 को डिवाइड किया तो 1 को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना बच्चों। तो जरा देखना, इसका सिंपल होल नंबर रेशो वही आता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपिरिकल फॉर्मूला सेम ही आता है। कई बच्चे इसमें प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलो ये आपके कुछ अतरंगी एग्जांपल हो जाते हैं जिसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे बच्चों, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे बिफोर वी गो फॉर एग्जांपल। यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स सी, यहां पे बच्चों मैंने लिखा है C2H6 लिखा है, क्लियर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला। बच्चों आपको सभी को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैंने लिखा तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, और मॉलिक्यूलर वेट आपको अच्छी तरह से आता है, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली अगर कोई भी इंपिरिकल फॉर्मूला होता है तो इंपिरिकल फॉर्मूला का क्या होता है बच्चों, इंपिरिकल वेट या फिर इंपिरिकल मास होता है, मतलब कुछ रिलेशनशिप होता है क्या। चलो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे C2H6, अच्छा C2H6 इथेन गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, सबको पता है। कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 हो गया। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो 12 2s are 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 30 हो जाता है, समझ, 30 AMU हो गया। सिमिलरली अगर बच्चों मैंने इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला तो व्हाट यू विल कम टू नो, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, तो 12 प्लस 3 15 आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब आपको यहां से क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि मॉलिक्यूलर वेट और इंपिरिकल वेट एकदम आधा हो गया, अचानक से आधा हो गया। मॉलिक्यूलर वेट 30 था और इंपिरिकल वेट कितना आ गया, इंपिरिकल वेट तो 15 ही आ गया। अचानक से ऐसे क्यों हो गया, बिकॉज टू कन्वर्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू इंपिरिकल फॉर्मूला बाय व्हाट नंबर यू डिवाइडेड बाय द 2 नंबर, ठीक है ना, यू डिवाइडेड बाय 2 नंबर। तो यहां पे बच्चों n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला में जाने के लिए आपने कौन से नंबर से डिवाइड किया था, तो 2 नंबर से डिवाइड किया था, 2 नंबर से डिवाइड किया, इसलिए तो मॉलिक्यूलर वेट और इंपिरिकल वेट एकदम आधा हो गया, मॉलिक्यूलर वेट का इंपिरिकल वेट आधा हो गया, क्योंकि यू कन्वर्टेड लाइक दिस वे। अच्छा चलो बच्चों नेक्स्ट वन एग्जांपल कर लेते हैं, H2O2 का एग्जांपल कर लेते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 2 यहां पे आता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना आ गया बच्चों, तो 34 आ गया, 34 आ गया। इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला बनेगा H1O1 बनेगा, 1 मैंने लिखा नहीं है बच्चों। मैंने पूछा इसका इंपिरिकल वेट कितना रहेगा, तो इंपिरिकल वेट एग्जैक्टली 17 रहेगा। 17 कैसे आ गया, 16 प्लस 1 17 आ गया बच्चों। वंस अगेन यू विल कम टू नो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट एकदम आधा हो गया, इंपिरिकल वेट समझ में आ गया। तो वंस अगेन बिकॉज इंपिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला जाते वक्त आपने कौन से नंबर से डिवाइड किया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कौन से नंबर से डिवाइड किया था, नंबर ऑफ एटम्स को कौन से नंबर से डिवाइड किया था, 2 नंबर से डिवाइड किया था। यहां पे n की वैल्यू भी 2 आ गई बच्चों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स सी, ये होता है आपका बेंजीन C6H6 होता है। अरे बेंजीन C6H6 हो गया, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन आ गए बच्चों। मैंने पूछा इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला रहेगा CH, क्योंकि सिंपल होल नंबर रेशो आपको लेना है दोस्तों। नाउ लेट्स सी, यहां पे मैंने पूछा इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा, 12 6 72 हो जाते, 72 प्लस 6 कितने हो जाते बच्चों, 78 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 78 हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इसका इंपिरिकल वेट देखोगे तो इंपिरिकल वेट कितना हो गया, 13 हो गया, क्योंकि 1 कार्बन है और 1
एक हाइड्रोजन, 12 प्लस 1 13 हो जाता है। इसका मतलब यहां पे कौन से नंबर से आपने डिवाइड किया था बच्चों, कौन से नंबर से आपने डिवाइड किया था, तो 6 नंबर से आपने डिवाइड किया था, समझे ना। यहां से सर कौन सा रिलेशनशिप निकल रहा है। अब मैं यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा बच्चों, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आने वाला है। जैसे बच्चों मैंने लिखा, अगर देखना यहां पे है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला, और यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है बच्चों। जरा देखना मैं क्या निकालने वाला हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला से मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मुझे कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन फैक्टर से। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला हैज टू मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। इमेजिन कर लो अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, और मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला को निकाल दिया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला को निकाल दिया, बाद में एन फैक्टर को निकाल दिया, विल यू एबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस सर, डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एन फैक्टर से। देखना, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहां पे जरा देखना, यहां पे 2 कार्बन है, एन से मल्टीप्लाई किया, ईच एंड एवरी एटम मल्टीप्लाई बाय 2, तो यू विल कम टू नो यहां पे आ जाता है C2H6 आ गया बच्चों। यहां पे क्या आ गया, H2O2 आ गया। नाउ यहां पे क्या आ गया, C6H6 आ जाता है बच्चों। यहां से कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें मिल रही है जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। न्यूमेरिकल्स में अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लेना, क्योंकि हम लोगों को पूरे न्यूमेरिकल्स में क्या करना है दोस्तों, हमें करना है पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढेंगे। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढने के बाद एग्जामिनर आपको 100% पूछेगा अरे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है फिर। तो बच्चों याद रखना, कोई भी इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, और आपको क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सर एन फैक्टर क्या कैसे होता है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। एन फैक्टर को बच्चों आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, कैसे। अब जरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर करने वाला हूं बच्चों। देखो, मॉलिक्यूलर वेट को अगर आपने इंपेरिकल वेट से डिवाइड कर दिया तो भी आपको एन फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब जरा देखना बच्चों, मैं यहां पे एकदम क्लियरली लिखना चाहता हूं, अगर आपको एन की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट। देखना, यहां से दो चीजें, दो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल दिए बच्चों, बातों बातों में हो गया, कोई रट्टाबाजी मारने की जरूरत नहीं है। यहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा, राइट ना बच्चों। लेकिन सवाल ये कि n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर इज नथिंग बट योर मॉलिक्यूलर मास, जो आपको दिया रहेगा 101% दिया रहेगा। अरे सर लेकिन इंपेरिकल वेट क्या होता है, तो इंपेरिकल वेट इंपेरिकल फॉर्मूला से आप लोग निकालोगे ना, हो जाता है बच्चों, कितना आसान हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो अरे हाँ, ये जरा देखो, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग स्लाइड्स है, आप जरा देख लेना इसको। अच्छा, यहाँ पे N2O4 दैट इज व्हाट योर इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि बेटा 2 नाइट्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो इसका सिंपल होल नंबर रेशो आता है 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। आगे चलो, आगे के स्लाइड तुम आप ही बता सकते हो ना, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ब्यूटेन है ये, C4H10, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, इसका C2H5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4:10 आ गए। इसका सिंपल होल नंबर रेशो कितना आता है, 2:5 आ गया, मतलब 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन आ गए दोस्तों। नाउ लेट्स सी, ये बेंजीन अभी तो एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। अच्छा, बेंजीन का फॉर्मूला यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो आता है 6 और 6। इसका सिंपल होल नंबर अगर मैंने लिया तो ये आपका बन जाता है C1H1 बन जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने वाले बच्चों। हाउ टू सॉल्व द इंपेरिकल फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें दी है। हमें पूछा है C6 जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, C6H6 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो इट विल बी CH हो सकता है। आ गया, 1 मार्क मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे दिया बच्चों C6H18O3, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, C6H18। तो बच्चों यहां पे जरा देखना, 6:18:3, ये आपको नंबर मिल गया। ये नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि मुझे एकदम सिंपल
स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो मिले। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ये आपके 3, ये आपके 6, ये आपके 2। तो यहां पे इंपिरिकल फॉर्मूला बन जाता है बच्चों C2H6O1। ये बन गया आपका इंपिरिकल फॉर्मूला। ये दोनों आप तो निकाल सकते हो, C2H2 मैंने अभी लिया था, और ये एसिडिक एसिड होता है CH3COH, अभी हम लोगों ने निकाला था। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नाउ ये सवाल पहले तो आपको इंपिरिकल फॉर्मूला करने से पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना भी बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन क्विकली 2 मिनट के अंदर बताना चाहता हूं, जरा देखना। पहले तो हमें ये एग्जांपल दिया है, ब्लू विट्रियोल का एग्जांपल दिया बच्चों। ब्लू विट्रियोल CuSO4.5HO, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का एग्जांपल हमें दिया, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, राइट ना। यहाँ पे 64 इसका मास दिया, एक्चुअली 63.5 होता है, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैंने 64 यहाँ पे दे दिया, ठीक है, टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, और हमें पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे पानी का कितना परसेंटेज है, पानी का परसेंटेज कितना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कितना है, वो हमें ढूंढना है। इसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सभी पूरा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, और उस मॉलिक्यूलर मास में वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है वो जरा देखते हैं। जैसे बच्चों अगर मैंने पूछा कॉपर का मास, जरा देखना कॉपर का मास कितना आता है 64। यहाँ पे देखो एक एक एटम को आपको चुन चुन के लेना है, अलजेब्रिक सम करना है। जैसे सल्फर का मास 32 ऐड कर दिया, 32 को ऐड कर दिया। एक ऑक्सीजन जरा देखना बच्चों ध्यान पूर्वक ना, एक ऑक्सीजन नहीं 4 ऑक्सीजन है, राइट ना। एक ऑक्सीजन का मास 16 आता है, तो 4 का कितना आएगा, 4 का आता है 64। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 64, ठीक है ना। अब बच्चों जरा ध्यान पूर्वक ना, वाटर, एक वाटर नहीं 5 वाटर के मॉलिक्यूल से 5, एक वाटर का मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 18 होता है। सर कैसे हो गया 18, कैसे हो गया, जरा देखो एक ऑक्सीजन होता है, देखो एक 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस 16 प्लस 2 कितने हो गए 18 हो गया कि नहीं। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल कितने का होता है 18 AMU का होता है, 18 म्यू का होता है। तो यहां पे मैंने पूछा 5 वाटर कितने रहेंगे, तो 18 × 5 90 रहेंगे, ठीक है ना। इसके पूरे कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो यहां पे आंसर आ जाता है बच्चों 250, ठीक है ना। तो इसके ये पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 250 हो गया। लेकिन इस 250 में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर हमें ढूंढना है। परसेंटेज ऑफ वाटर बच्चों मुझे बता, ये पूरा मॉलिक्यूल का मास आता है 250। अब मैं क्या करूंगा 90 डिवाइडेड बाई 250, मतलब 250 में 90 वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 90 होता है। एंड देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो आसानी से कैलकुलेशन होते हैं बच्चों, आराम से कर सकते हो। ये 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, ये आराम से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। एंड दैट इज नथिंग बट योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन परसेंटेज के बारे में, और योर आंसर शुड बिकम इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। कभी कभी अगर आपको कॉपर का परसेंटेज पूछा गया बच्चों, तो रखना कॉपर का परसेंटेज पूछा गया तो कॉपर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इट विल बी 64 डिवाइडेड बाय 250 इनटू 100, इस तरह से आ सकता है। सल्फर का कंट्रीब्यूशन 32 डिवाइडेड बाय 250, इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बच्चों अभी जरा देखते हैं ये एग्जांपल को, यहां पे देखेंगे आपको पूछा यूरिया। यूरिया एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, मतलब फर्टिलाइजर होता है, राइट। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है CON2H4। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से होता है, CONH2 ट्वाइस होता है, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला, राइट। अच्छा हमें पूछा गया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा इसमें नाइट्रोजन सबको पता है सॉइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमें पूछा है कि यहाँ पे यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, परसेंटेज में कितना है, तो जरूर देखेंगे उसको। पहले तो एज यूजुअल मैंने बोला था बच्चों, पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढेंगे, उस मॉलिक्यूलर मास में नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन होता है परसेंटेज में निकाल देते हैं। जरा देखना बच्चों, कार्बन का मास होता है 12, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, ऐड कर देना। नेक्स्ट वन, एक नाइट्रोजन नहीं दोस्तों, जरा देखना, एक नाइट्रोजन नहीं, ब्रैकेट में नाइट्रोजन एक है, लेकिन ब्रैकेट इज मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन हो गए तुम्हारे 2, लेकिन एक नाइट्रोजन का मास दिया है 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 28 हो गया,
सही है ना बच्चों, सही है ना। ओके, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन आपके 4 हो जाते, तो बच्चों मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, सबका एडिशन कर दिया। देखो सबका एडिशन अगर मैंने कर दिया तो ये आपका आ जाता है, ये आपका आ गया 60। मतलब 60 इज अ मॉलिक्यूलर मास, 60 इज अ मॉलिक्यूलर मास फॉर व्हाट, 60 इज अ मॉलिक्यूलर मास फॉर यूरिया। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, लेकिन बच्चों मुझे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन में, यूरिया में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है जरा देखना, ये नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है 28। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा 28 डिवाइडेड बाय 60, लेकिन दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100, और ये लगभग आपका आ जाता है 46 पॉइंट समथिंग एंड 46% के करीब आ रहा है। तुम लोग कैलकुलेट करके जरा देखना, कैलकुलेट करके आप इसको कर पाओगे। तो मैंने बस एक रफ आंसर तुम्हें दे दिया। मैं तुम्हें बस बताना चाहता हूं बच्चों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है, बाद में आंसर तो कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना। तो ये पहले 2 न्यूमेरिकल्स हमारे कौन से हो गए बच्चों, 2 न्यूमेरिकल्स परसेंटेज कंपोजिशन के हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको निग्लेक्ट मत करना, क्योंकि 1-2 मार्क के लिए आ सकता है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मूला अगर दिया रहेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, बाद में इसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है वो आप ढूंढ सकते हो आराम से। अब बच्चों शुरुआत करते हैं इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ठीक है ना। अब इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी आता है तो आप क्या करो पता है, 5 कॉलम पहले ड्रॉ करो। ठीक है ना। 5 कॉलम में से एक कॉलम का आपको क्या करना है, एक ही कॉलम के आपके कैलकुलेशन करने हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे 5 कॉलम कौन से होते हैं जरा देखा। पहले तो हमें क्या दिया है बच्चों, एक कंपाउंड है, इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढने को बोला है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर मुझे दिया बच्चों हाइड्रोजन और यहां पे दिया नाइट्रोजन, उसका परसेंटेज दिया है, परसेंटेज बाय मास। ठीक है ना, परसेंटेज बाय मास मुझे दिया है और मुझे पूछा इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढो। बच्चों जरा देखना यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बातें दी हम लोगों को। पहले तो हमें क्या दिया है, एलिमेंट दिया है। तो बच्चों मैंने पहले तो लिख दिया एलिमेंट कौन सा है। ठीक है ना। 5 कॉलम को कैसे ड्रॉ किया जाता है जरूर देखना उसको। पहले तो एलिमेंट मुझे दिया, बाद में क्या दिया बच्चों, उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया, परसेंटेज बाय मास मुझे दिया, परसेंटेज बाय मास। ठीक है ना। उसके बाद मुझे क्या दिया बच्चों, इसका मास यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे देता हूँ। नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का मास होता है 1। इसका मतलब मुझे दिया उनके एटॉमिक मास। ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके एटॉमिक मास दिए हैं, एटॉमिक मास। ये 3 चीजें आपको तो दी रहेगी बच्चों। एलिमेंट कौन सा है, परसेंटेज कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है। अब दोस्तों आप ही बताओ मुझे, इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का क्या लेना, हमें सिंपल होल नंबर रेशो लेना है, नंबर ऑफ एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो। तो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं इट इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ एटम्स, राइट ना, नंबर ऑफ एटम्स। और मुझे यहां पे क्या लेना है, उनका रेशो लेना है। किसका रेशो लेना है, नंबर ऑफ एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो, एंड दैट इज नथिंग बट योर इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये 5 कॉलम तो आपको हो गए ना बच्चों। अब 5 कॉलम होने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो सारे एग्जाम्पल इसी पैटर्न में चलने वाले। हमेशा वो 5 कॉलम ड्रॉ करो, राइट ना, एलिमेंट्स देखो, परसेंटेज देखो, एटॉमिक मास देखो। तो बच्चों देखना, अगर मैंने यहां पे लिखा है एलिमेंट कौन से, तो एलिमेंट आपके हो जाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जरा देखना बच्चों, इट विल बी 82.35 हो गया। देन हाइड्रोजन हो गया आपका 17.64। ठीक है ना। इसका मास कितना है, इसका मास आता है 14 और इसका मास आता है 1। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हो गया। अरे सर ये तो हमें तो ऑलरेडी पता था, इंफॉर्मेशन तो हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी करना क्या आप लोगों ने, देखो जो भी परसेंटेज है, परसेंटेज बाय मास हमें दिया है, मतलब मास का कितना परसेंटेज, और एटॉमिक मास हमें दिया है। बच्चों नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अच्छा, मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। बेटा इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स, इस फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स है वो ढूंढने। इसका मतलब बच्चों ये जो मास है, परसेंटेज बाय मास है, दैट इज डिवाइडेड बाय 14 हमें करना है। ज्यादा आपको समझ में नहीं आता तो बस इतना याद रखना, परसेंटेज है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है ना बच्चों, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मतलब 82.35, राइट ना बच्चों, 82.35 डिवाइडेड बाय 14 आपको ये करना है। ठीक है ना। 17.64 डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर तो मिल गया मुझे, 17.64 इसका आंसर मिल गया। अब बच्चों इसका आंसर मुझे ढूंढना है। ठीक है ना,
इसका आंसर कितना आता है अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस करके रखे थे बच्चों आराम से, तो इसका आंसर आता है 5.68 इसका आंसर आ गया। लेकिन जरा देखना, अब इंपॉर्टेंट बात होती है क्या नंबर ऑफ एटम्स, देखो नंबर ऑफ एटम्स आ गया, लेकिन हमें क्या लेना है उसका सिंपल होल नंबर रेशो लेना है कि नहीं बच्चों। अभी रेशो कैसे लिया जाता है बच्चों, रेशो कैसे लिया जाता है, तो देखना इसमें से जो भी आपका लोएस्ट नंबर है, कौन सा लोएस्ट नंबर है जरा देखना बच्चों, ये लोएस्ट नंबर है, ये तो बड़ा नंबर है, जो भी लोएस्ट नंबर है उसको डिवाइड कर दो सभी, इंक्लूडिंग दैट नंबर, सभी को डिवाइड कर देना, तब जाके आपका सिंपल होल नंबर रेशो आता है। इसका मतलब दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5.68 एंड दिस इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5.68। अच्छा, इसको डिवाइड किया 5.68 से, तो आपका आंसर आ गया 1 और इसका आंसर आ जाता है 3। और इस तरह से बच्चों आपका बन गया क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला, और इसका इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाता है NH3। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। कितना आसान हो जाता है बच्चों, देखना अगले एग्जांपल में यही चलने वाला है, सारे एग्जांपल में यही चलेगा। हाँ, थोड़े से टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे, वो थोड़ी देर के बाद हम लोग करेंगे। एक बार फिर से, एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, परसेंटेज है, एटॉमिक मास है, राइट ना, सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम आपको करना है, राइट ना, मतलब मास, परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास आपको करना है। जो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, एक चीज याद रखना, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम जैसे आपको मिले, नंबर ऑफ एटम्स, लोएस्ट नंबर आपको ढूंढना है, उसमें से लोएस्ट नंबर कौन सा, सबको डिवाइड कर दो उसी नंबर से, ठीक है ना, इंक्लूडिंग दैट नंबर, और आपको मिल जाता है सिंपल होल नंबर रेशो। ये आपका बन गया इंपिरिकल फॉर्मूला। पहला एग्जांपल तो बहुत ही आसान था, ठीक है ना। अब जरा देखो बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला एक सर्टेन कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसका परसेंटेज हमें दे दिया, मतलब एलिमेंट दिया, परसेंटेज दिया, ठीक है ना बच्चों। आपको ये काफी इंटरेस्टिंग चीज दे दी है, आपको दिया वेपर डेंसिटी, एंड वेपर डेंसिटी इज 44, ठीक है ना, एंड हमें पूछा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है और इंपिरिकल फॉर्मूला। बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने से पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, इंपिरिकल फॉर्मूला ढूंढेंगे। एक बार इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जरा देखो बच्चों, तो मुझे बताओ पहले तो एलिमेंट हमें कौन से दिए, तो कार्बन दिया, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे दिया। इसका परसेंटेज हमें कितना दिया, 54.54 हमें दे दिया बच्चों। इसका दिया 9.09, इसका कितना दिया 36.36। अच्छा, ये पहला कॉलम हो गया एलिमेंट का, दूसरा कॉलम हो गया परसेंटेज का, तीसरा कॉलम किसका रहेगा बच्चों, तो मास का। सबको पता है कार्बन का मास आता है 12, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 रहेगा। एग्जामिनर आपको देता है, लेकिन अगर नहीं दिया तो एटलीस्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको पता होना चाहिए। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब बच्चों आपको फोर्थ कॉलम में क्या करना है, आपको लेना है नंबर ऑफ एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो। नंबर ऑफ एटम्स, इसका मतलब सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम, ठीक है ना बच्चों। यहां पे आएगा नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स का आपको क्या लेना है, सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशो। अच्छा, अब जरा देखो बच्चों, सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम, आंसर क्या आएगा। इसका आंसर तो एकदम सही है बच्चों, 9.09 आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाता है 4.5 आ गया, ठीक है। इसका आंसर आता है बच्चों 2.2, इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। अब बच्चों नंबर ऑफ एटम से जरा देखना, ध्यान पूर्वक देखना, नंबर ऑफ एटम्स आपको मिले, ये आंसर आपका नहीं है, अभी तक नहीं है, ठीक है। आपको उसका सिंपल होल नंबर रेशो निकालना है। विच इज द लोएस्ट नंबर बच्चों, विच इज द लोएस्ट नंबर, 2.2 इज द लोएस्ट नंबर। सबको डिवाइड कर दो 2.2 से, सबको डिवाइड कर दो 2.2 से। तो बच्चों अगर मैंने इसको, देखो ये कैलकुलेशन आपको रफ पेज पे निकालने पड़ेंगे, मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। इसको अगर मैंने डिवाइड कर दिया 2.2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया 2.2 से, और इसको भी डिवाइड कर दिया 2.2 से, इसका आंसर आ गया 1। ये लगभग 2 गुना हो गया, और ये आपका 4 गुना हो जाता है। तो बच्चों इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, जरा देखना, यहां पे मैं लिखना चाहता हूं, इंपिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C2H4, और ये आ जाता है आपका O1, और C2H4O1, ये आपका आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। अब जरा देखना, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, लेकिन दोस्तों अब हमें क्या ढूंढना है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपने इनिशियल स्लाइड देखा होगा, इनिशियल लेक्चर से पहले ही मैंने तो आपको बताया था, जब स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैंने बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है अगर आपका इंपिरिकल फॉर्मूला आता है बच्चों। तो मैं यहां पे क्विकली कुछ लिखना चाहता हूं, क्विकली जरा देखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? मतलब जो भी आपने इंपिरिकल फॉर्मूला निकाला है, इंपिरिकल फॉर्मूला दैट इज मल्टीप्लाई बाय n करना है आप लोगों ने, ठीक है ना, ताकि आपको क्या मिले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिले। ठीक है, ये एग्जाम मतलब ये फॉर्मूला तो आपका हो गया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, मैंने n से मल्टीप्लाई किया किसको, इंपिरिकल फॉर्मूला, एंड दैट इज नथिंग बट योर C2H4O1। लेकिन सवाल ये है ना सर, n की वैल्यूज क्या होती है, वो तो हमें पता ही नहीं सर। n की वैल्यूज होती है बच्चों, मैंने अभी बताया था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट। अरे सर लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो हमें दिया ही नहीं सर, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया, लेकिन हमें क्या दिया है, हमें दिया है उसकी वेपर डेंसिटी। जरा देखना, इसकी वेपर डेंसिटी हमें दी है 44। तो बच्चों अभी एक चीज याद रखना आप लोगों ने, कोई भी वेपर डेंसिटी रहेगी, कोई भी वेपर डेंसिटी, मैं चाहे यहां पे लिखना चाहता हूं बच्चों, वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आपको क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर वेट। आई रिपीट, वेपर डेंसिटी, जहां जहां वेपर डेंसिटी आ गई उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपको क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। अच्छा बच्चों यहां पे पता चला वेपर डेंसिटी तो हमें दी है बच्चों, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एंड दैट इज नथिंग बट योर डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट। इंपिरिकल वेट आ गया, ठीक है ना। अच्छा 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी रहेगी बच्चों, 2 इंटू 44 रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट। अरे इंपिरिकल वेट सर, हमें तो इंपिरिकल वेट दिया नहीं है, तो इंपिरिकल वेट इंपिरिकल फॉर्मूला से ढूंढो ना बच्चों। देखो इसका इंपिरिकल मास कितना होता है, तो बेटा ये कार्बन 2 है, कार्बन 2 हो गए तो तुम्हारे कितने हो गए, 24 हो गए, राइट ना। 2 कार्बन, एक कार्बन का मास होता है 12, 2 कार्बन का हो गया 24, तो ये आपके हो गए 24, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है तो बच्चा 16 आ गया तुम्हारा। इसका मतलब ये इसका इंपिरिकल मास कितना आ जाता है, 44 आ जाता है। इंपिरिकल वेट आ गया आपका 44। अच्छा 44 कैंसिल हो जाता है, एन की वैल्यू आ गई आपकी 2। सही है ना बच्चों, कितना आसान जा रहा है, एन की वैल्यू आ गई 2। तो यहां पे मैंने लिखा 2 इंटू C2H4O1, इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो व्हाट यू विल गेट बच्चों, इट विल बी C4H8O2। इस तरह से आपका बन जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 5 मार्क के लिए कभी कभी पूछते, कभी 4 मार्क के लिए पूछते बच्चों, कैसे मार्क डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अगर इसको 3 मार्क, एन की वैल्यू निकालने के लिए 1 मार्क, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए 1 मार्क, इस तरह से आपका न्यूमेरिकल हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ बातें तुमसे शेयर करना चाहता हूं, जैसे कई बच्चों को दिक्कत आ गई सर वेपर डेंसिटी क्या रिलेशनशिप होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपको वेपर डेंसिटी दी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपको क्या मिले, मॉलिक्यूलर वेट आपको मिले। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट। चलो एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है बच्चों। 1 मार्क के लिए आपको पूछेंगे कैलकुलेट, ठीक है ना, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। एक से सिंपल 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए पूछा जाता है सवाल। अच्छा सर वेपर डेंसिटी, अरे वेपर डेंसिटी तो मुझे पता है सर, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी, लेकिन सर मुझे एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास तो आता है सर। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा रे, कितना होगा, तो कार्बन का मास होता है 12 और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 32, इसका मतलब कितना हो गया 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आ गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 44 हो गया। तो जरा वैल्यूज यहां पे डालेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से देखना, ये 2 वहां पे जाके डिवाइड हो गया, यहां पे आ गया 44 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वेपर डेंसिटी आ गई 22। वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से वेपर डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो बच्चों। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर से वही टाइप का एग्जांपल रहेगा बच्चे। अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, इनफैक्ट ये एग्जांपल आप खुद सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करना, जरा देखना, ये एग्जांपल आपको खुद सॉल्व करना है। करो एग्जांपल सॉल्व करो।
चलो शुरुआत करते हैं। हाँ, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज वेपर डेंसिटी, अरे सर फिर से वेपर डेंसिटी आ गया ना। अरे सर मुझे अभी पता चल गया, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो आपको क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर मास मिल गया बच्चों। बहुत सही। देखा कौन से एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन आपको दिया, ऑक्सीजन दिया एंड रिमेनिंग कार्बन। और सर रिमेनिंग तो कार्बन होता है, कार्बन कितना हो जाता है। अच्छा आपको देखो हाइड्रोजन दिया बच्चों कितना, 2.22 दिया है, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपको कितना दिया, 71.19 आपको दिया है, ठीक है ना। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करो तो कार्बन और सॉरी ऐड करो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको मिल गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपको मिल जाता है तो कार्बन कितना होगा, 100 माइनस ये एडिशन, ठीक है ना। 100 माइनस ये एडिशन हो जाता है बच्चों। तो आप जरा देखना, इसका आ जाता है 11 आ गया, इसका आ गया 4 और इसका कितना आ गया 3 और ये 7। मतलब आपको करना है 100 माइनस 73.41, ठीक है ना। 100 माइनस 73.14 आप करोगे बच्चों तो इसका आंसर आता है 26.59, 26.59 एंड दैट इज नथिंग बट योर परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा। देखो परसेंटेज देखो, कभी कभी आपको एक एलिमेंट दिया था, दूसरा एलिमेंट आपको ढूंढना पड़ता है। तो बेटा देखना ये मिला के 100 तो नहीं हो रहे, मतलब मिला के 100 माइनस जितना रहेगा वो क्या रहेगा, आपका कार्बन रहेगा। चलो फिर से सॉल्व करते हैं। अच्छा पूछा क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बेटा पैटर्न तो सेम ही होने वाला है। जरा देखना पहले तो कार्बन क्या है और क्या क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया। अच्छा कार्बन का मास अभी तो मैंने ढूंढा बच्चों एंड दैट इज 26.59 है, ठीक है ना, 26.59। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन कितना आ गया बच्चों, इट इज नथिंग बट 2.22 आ गया। अच्छा ऑक्सीजन कितना आ गया बच्चों, 71.19 ये आ जाता है आपका, ठीक है ना। इसका एटॉमिक मास ये तो सभी को पता है बच्चों, इसका एटॉमिक मास आता है 12। देखो ये ऐसे 5 कॉलम आप बनाओगे, इसका एटॉमिक मास आता है 1, इसका एटॉमिक मास आता है 16। आपको नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, आपको पता है सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम, मतलब परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय व्हाट, परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। कितना आता है बच्चों, ये आ गया आपका 2.22, ठीक है ना, ये आ जाता है आपका 2.22। नेक्स्ट वन क्या आ सकता है बच्चों, जरा देखना, ये भी आपका लगभग क्या 2.2 ही आ रहा है और ये कितना आ जाता है बच्चों, जरा देखना, ये आ जाता है आपका 4.4 आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप जरा कर लेना, आपको आंसर मिल जाता है। अब बच्चों वंस अगेन यहाँ पे फोर्थ कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने क्या ढूंढा, नंबर ऑफ एटम्स, और ये नंबर ऑफ एटम्स का हमें क्या लेना है दोस्तों, सिंपल होल नंबर रेशो लेना है। अब रेशो लेने के लिए जो फोर्थ कॉलम होता है उसमें से लोएस्ट नंबर ढूंढो और लोएस्ट नंबर को डिवाइड कर दो सभी नंबर से, तो आपका आ जाता है 1, ये आपका 1, ये आपका 2 आ गया। अच्छा यहाँ पे बन गया C1H1O2, ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। देखो 2 मार्क तो यहाँ पे चले गए आपको, ठीक है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। अब आपको ढूंढना क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढे, अरे वही पिछले वाला एग्जांपल में जो किया था वही हम लोगों को ढूंढना है। अच्छा याद रखो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब जो भी आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला, इतनी मेहनत से आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई बाय n करो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर करो। लेकिन सर सवाल ये है ना, n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। सही है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट क्या आपको दिया है क्या बच्चों, नहीं दिया ना सर, लेकिन वेपर डेंसिटी आपको दी है। तो मॉलिक्यूलर वेट vapor 2 into vapor density, that is nothing but your molecular weight, 2 into vapor density divided by empirical weight, ठीक है ना बच्चों। अच्छा वेपर डेंसिटी हमें कितनी थी 45, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 2 into 45 एंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। अरे सर एम्पिरिकल वेट कैसे ढूंढे इसका, जरा देखना, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो कितना आ गया बच्चों 12, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन है कितना आ गया 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, 1 का 16, 2 का कितना 32, ठीक है ना बच्चों। ये ये जाता है आपका आ जाता है 45, मतलब एम्पिरिकल वेट कितना आ गया, एम्पिरिकल वेट आ गया 45। ये 2 2 45 गेट कैंसल, n की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है ना। n की वैल्यू अगर आपकी आ गई 2, सब्स्टिट्यूट this value here, substitute, तो it will be 2 into क्या है बच्चों CHO2 और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C2H2O4, ठीक है ना। इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन जाता है बच्चों।
आई थिंक और आई होप यहां तक की जर्नी आपकी बहुत ही आसान होगी। ठीक है, चलो आगे का एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। ये तो आप बिंदास कर सकते हो, इतना ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है। कभी कभी ऐसे ऐसे फालतू एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। देखना, इफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर टू कंपाउंड इज CH, मतलब हमें दो कंपाउंड दिए, उसका दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें दिया है। कौन सा एम्पिरिकल फॉर्मूला बच्चों से रखना, एक केमिकल कंपाउंड इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है और दूसरा भी केमिकल कंपाउंड है, उसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको क्या मिला, CH मिला। दो कंपाउंड है, लेकिन दोनों की वेपर डेंसिटी, इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है बच्चों, इसकी वेपर डेंसिटी 13 है और जबकि इसकी वेपर डेंसिटी कितनी आ गई, इसकी वेपर डेंसिटी 39 आ गई। सही है बच्चों। अच्छा, आपको पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे क्या बकवास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पूछा है। तो बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला, देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये तो सबको पता है। ठीक है ना बच्चों, अब मल्टीप्लाई, देखो इसका मतलब इसको, इस फॉर्मूला को जो CH है उसको मुझे N से मल्टीप्लाई करना है। अरे सर लेकिन N क्या होता है, चलो बच्चों अब यहाँ पे N की वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग, N की वैल्यू, एंड दैट इज नथिंग बट योर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। सही है बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो दिया नहीं लेकिन वेपर डेंसिटी हमें दी है, यही आपको घुमाया जाएगा वेपर डेंसिटी के ऊपर। तो बच्चों सबको पता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट ना बच्चों, 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट तो आपको पता है 13 है, इसकी वेपर डेंसिटी भी आपको पता है 13 है, 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 13 आ जाता है बच्चों। इसका मतलब N की वैल्यू आ गई 2। अगर N की वैल्यू आ गई 2, 2 इंटू CH, 2 इंटू CH, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C2H2। बात को खत्म करो, 1 मार्क लेके जाओ, 1 मार्क लेके जाओ। इसी प्रकार से आपको क्या ढूंढना है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको ढूंढना है ना आसान। चलो एक बार फिर से करते हैं। अच्छा, वेपर डेंसिटी आपको दी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सही है, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा। लेकिन सर N की वैल्यू क्या होती है, फिर से N की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। N इज इक्वल टू, जरा देखना, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। सही बच्चों, सही जा रहे हैं ना हम लोग, एम्पिरिकल वेट। आई थिंक अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। अच्छा मुझे बताओ, इट विल बी 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। कितना है, एम्पिरिकल वेट 13 है। समझ में आ गया, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, तो इसका एम्पिरिकल वेट 13 रहेगा। वेपर डेंसिटी सबको पता है, यहाँ पे वेपर डेंसिटी 39 हमें दी है, तो इट विल बी 2 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 13। इसका आंसर आ जाता है 6। इसका मतलब N की वैल्यू आ गई 6, तो इट विल बी 6 इंटू CH, C6H6। ठीक है ना बच्चों, ये आ जाता है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। आसान है, आसान है क्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे, आगे का एग्जाम्पल लेंगे। वही सेम एग्जाम्पल है बच्चों। देखो फिर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर होता है हाइड्रोजन, होता है क्लोरीन, होता है एंड रिमेनिंग कार्बन। मतलब आपको कार्बन ढूंढना पड़ेगा। एकदम डिक्टो एग्जाम्पल है जो हमने पिछले स्लाइड में किया था। इन दोनों का मास ऐड कर दो और 100 माइनस इन दोनों का मास कर देना, तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाता है बच्चों। एक बार परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल गया, लेकिन अब की बार यहाँ पे क्या दिया बच्चों, मोलर मास हमें दिया, मोलर मास। ठीक है ना, मोलर मास हमें दिया। यहाँ पे कोई वेपर डेंसिटी का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो आप लोग क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट करो और आपका ये एग्जांपल आराम से सॉल्व हो पाएगा बच्चों। बहुत ही एक आइडेंटिकल एग्जांपल है, इसके अंदर ज्यादा फंसना नहीं चाहते हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये भी वैसे ही टाइप का एग्जाम्पल है बच्चों। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। चलो इसको सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है, जरा देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है कार्बन, इतना ही कार्बन दिया, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक वर्ड हमें दिया है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। बच्चों तुम्हें पता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमें दिया है कार्बन, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कार्बन है। कार्बन कितना है, 82.76 है। तो रेस्ट ऑफ द क्या रहेगा, रेस्ट ऑफ रिमेनिंग क्या रहेगा बच्चों आपका, रिमेनिंग तो आपका हाइड्रोजन ही होने वाला है। तो बच्चों मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना रहेगा, 100 माइनस दिस नियर अबाउट 17 पॉइंट कितना आ सकता है बच्चों, 17.24 इतना आ सकता है।
17.24, जरा कैलकुलेट करके देखो तो ये आपका 100 ही आएगा। यस 100 आएगा। अच्छा, इसका मास कितना है? 12। इसका मास कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स जरा ढूंढो, नंबर ऑफ एटम्स, राइट ना। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे ढूंढे? सो सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय द थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड कॉलम बच्चों, ये आपका 17.24 आ गया। ठीक है, 17.24। और ये कितना आ जाता है बच्चों? इट विल बी 6.89 आ जाता है, 6.89। ठीक है ना। अब इसमें से लोएस्ट नंबर को ढूंढो। ये एग्जांपल थोड़ा सा टेढ़ा सा है बच्चों, थोड़ा टेढ़ा सा है। लोएस्ट नंबर ढूंढो, 6.89 डिवाइडेड बाय 6.89 एंड दिस आल्सो डिवाइडेड बाय 6.89। अगर बच्चों आपने इसको डिवाइडेड बाय 6.89, इसको भी डिवाइडेड बाय 6.89 कर दिया, तो मैंने पूछा इसका आंसर आता है 1 और इसका आंसर आता है 2.5। अरे अब जरा देखना बच्चों, यहां पे थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट आ गया। ये रेशो, अच्छा रेशो कभी आपका इंपिरिकल फॉर्मूला हो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, कभी रेशो आपका फ्रैक्शन में हो सकता है बच्चों, डेसिमल में हो सकता है, नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, जो भी रेशो होता है उसको सिंपल होल नंबर में लेना पड़ेगा। इसलिए बेटा देखना यहाँ तो फ्रैक्शंस में आ, डेसिमल्स में आ गया। अब आपको ऐसा नंबर चूज करो बच्चों, ऐसा नंबर चूज करो, जरा देखना, इसको आपको कुछ भी करके इसको है ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको कुछ भी करके आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों मैंने क्या किया बताया क्या, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो नंबर कितना आ गया? 5। लेकिन रेशो प्रोपोर्शन में अगर एक फैक्टर आप लोग मल्टीप्लाई बाय 2 से कर रहे हो तो ऊपर का भी फैक्टर आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला आता है C2H5। C2H5 ये आपका आ जाता है इंपिरिकल फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। जब भी बच्चे आपका आंसर ऐसे 1.5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। लेकिन एक फैक्टर अगर आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ऊपर का भी फैक्टर आपको मल्टीप्लाई बाय 2 से करना पड़ेगा, राइट ना बच्चों। अगर आपका 3.5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, ठीक है, ताकि आपको क्या मिले? नंबर, सिंपल होल नंबर रेशो आपको मिले। इंपिरिकल फॉर्मूला, लेकिन हमें पूछा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया बच्चों? वही घिसा पीटा सा वेपर डेंसिटी हमें दिया, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सबको पता है वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 2, आपको क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूलर वेट। मतलब 29 इंटू 2, जरा रखना, 2 इंटू 29, दैट इज नथिंग बट योर मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है ना, 58 इज अ मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चों हमें पूछा मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? जो भी इंपिरिकल फॉर्मूला आपको मिल गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा n से, ताकि मुझे मिले क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे मिले बच्चों। अच्छा, अब जरा देखना, इंपिरिकल फॉर्मूला आपका C2H5 है। अच्छा, n की वैल्यू क्या है वो तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट। तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट क्या है? जरा को यहाँ यहीं पे लिखा है 2 इंटू 29 डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट। देखो 12 इंटू 2 24, 24 प्लस हाइड्रोजन 5 है तो कितने आ गया? 29 आ गया, 29 आ गया, और ये 2 से इसका n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 ही आ रहा है, समझ में आ गया? 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला बच्चों? C4H10, और ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, कितना आसान लग रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल तो आप खुद कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये आराम से आप लोग ढूंढ सकते हो बच्चों, आराम से ढूंढो। जरा देखो, थोड़ा सा टाइम ले लो और ये एग्जांपल खत्म कर लेना। ये एग्जांपल भी आप ही कर सकते हो। चलो ये जरा देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। 2 एलिमेंट है x एंड y हैज अ इंपिरिकल फॉर्मूला है। तो एक एलिमेंट मतलब एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला x2y है। बेटा जरा रखना, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? x2y हो जाता है, राइट ना। हमें पूछा है, और क्या पूछा सकता है? x का एटॉमिक वेट कितना है? x का एटॉमिक वेट है 10 और y का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों? 5 हो गया, ठीक है ना। और हमें वेपर डेंसिटी भी दिए, वेपर डेंसिटी इज 25, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 25। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी एंड दैट इज नथिंग बट योर 2 इंटू 25, मतलब वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 50। मॉलिक्यूलर वेट 50 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन कर दिए। अब आपको क्या पूछा है पता है बच्चों? फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब आपको इंपिरिकल फॉर्मूला ये दिया है, आपको पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपने तो ढूंढ के निकाला होगा बच्चों। जरा एक ना, अब मुझे बताओ, इंपिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n, यू विल बी गेटिंग व्हाट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही बच्चों,
अच्छा, अब n की वैल्यू, वही हमेशा का घिसा पिटा सवाल, n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो अभी हम लोगों ने निकाला, वो मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 50, ठीक है ना। अब इसका एम्पिरिकल वेट कितना रहेगा बेटा? 2x है, एक x का मास कितना है? 10 है, तो 2x का कितना रहेगा? 20, और y का कितना है? 5, तो 25 रहेगा, तो 25 आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 कर, मतलब डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है ना। n की वैल्यू आ गई 2, अगर n की वैल्यू आ गई 2 तो फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा? x2y, तो फाइनल फॉर्मूला रहेगा बच्चों मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बी x4y2, और ये आपका बन गया। ऐसे भी ये तो PYQ है बच्चों, प्रीवियस ईयर का सवाल हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये सवाल आप लोग 100% कर सकते हो बच्चों। कुछ सवाल मैंने आपके लिए रखे, जरा देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये सवाल आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, राइट? ओके, ये भी आपके लिए रखा है बच्चों, एकदम सिंपल सा सवाल है। वैसे ही पिछले वाला जो एग्जांपल था xy2, वही एग्जांपल है, नहीं तो करके देखते हैं, जरा देखना। अ कंपाउंड हैज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ पे देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? xy2 दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसकी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल वेट, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट से इक्वल है, मतलब उसकी वेपर डेंसिटी और इंपिरिकल वेट क्या होता है? सेम होता है बच्चों। n की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू बोलती है इट इज नथिंग बट योर 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंपिरिकल वेट, ठीक है ना बच्चों। और उन्होंने बोल दिया इसकी जो वेपर डेंसिटी है और इंपिरिकल वेट है वो सेम है। अरे अगर वो सेम रहेगा तो वो कैंसिल होके n की वैल्यू क्या बनी? 2 बनी ना, n की वैल्यू आपकी 2 बन गई। अच्छा, तो बच्चों मुझे बता, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n, तो आपको क्या मिल गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, तो इट विल बी x2y4 एंड दैट इज व्हाट, मतलब इसको पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 से करना पड़ेगा, और इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, ठीक है। ओके, लेसन फिर से बातों बातों में यहाँ पे पूरा इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खत्म हो जाता है बच्चों। आई होप ये वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा। इसके एग्जाम्पल कंटिन्यू सॉल्व करते रहना आप लोगों ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।